नमस्कार, मैं जनता श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बातों को देश में बहुत ज़्यादा सुना जाता है, कहा जाता है अगर वो मोदी सरकार के खिलाफ हो या भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करती हो। लेकिन अब जो कहा है IMF की चेयरमैन कहें या मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने, जो कि बुल्गारिया की इकोनॉमिस्ट हैं और इस समय IMF की चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि भारत ने जो भी डिसीजन लिए हैं, जो निर्णय लिए हैं कृषि कानूनों को लेकर हो या अर्थव्यवस्था को लेकर, वो निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले एक साल के दौरान तमाम जो अनुमान लगाए गए थे उनको धता बताते हुए जिस तरीके की रिकवरी की है, जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था दोबारा से उसी जगह आ गई है जहां पर एक साल पहले थी, निश्चित तौर पर यह सराहनीय है और इसके लिए भारत सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। दरअसल IMF का ये जो बयान है उसका मायना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले जब IMF के एक दो इकोनॉमिस्ट ने ये कहने की कोशिश की थी कि भारत में लॉकडाउन लगने की वजह से अर्थव्यवस्था 10% तक पीछे चली जाएगी, उसको लेकर भारत की राजनीतिक पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल उठा दिए थे और ये कहने की कोशिश की थी कि भारत के प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया है। और ऐसा कहने वालों में भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री के चेले रहे और सोनिया के लाल राहुल गांधी सबसे आगे थे, जिनको किसी भी मामले की समझ तो नहीं होती है लेकिन वो अपने आप को हर मामले का विशेषज्ञ दिखाने की कोशिश करते हैं। और हमने तब भी कहा था कि राहुल जैसों की बातों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, खासकर अर्थव्यवस्था के मामले में। चूँकि राहुल हो या इसका गुरु अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, ये अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले लोग हैं, अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले लोग हैं। लेकिन लोगों को ये लगा, खासकर जब रवीश कुमार टाइप के तमाम जो प्रपंचकारी पत्रकार इसी बात को आगे बढ़ा रहे थे, केजरीवाल टाइप के, सिब्बल टाइप के, चिदम्बरम टाइप के लोग कह रहे थे कि IMF ने भी मान लिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। लेकिन अब उन लोगों को IMF के दो बड़े अधिकारियों के बयानों पर ध्यान देना चाहिए। पहली है MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और दूसरे हैं राइस गैरी जो कि प्रवक्ता है IMF के। राइस गैरी ने भी कहा है कि भारत ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं उससे किसानों का और कृषि अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि इससे जो लोग प्रभावित हों उनको लेकर भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से कृषि के अंदर जो उपज को लेकर संशय बना रहता था वो संशय भी हटेगा और साथ ही साथ कृषि में निवेश के रास्ते भी खुलेंगे। जो किसान अपने खेतों में पूंजी के अभाव में ज़्यादा अच्छी फसलें या नगदी फसलें नहीं कर पाते थे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ऐसा कर सकेंगे और निश्चित तौर पर इससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम विस्तार से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि एक साल पहले जब भारत के अंदर लॉकडाउन लगा था तो उस समय ये लग रहा था कि शायद अर्थव्यवस्था को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा और इसके अनुमान भी लगाए गए थे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने, जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता है यानी कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उसने जिस तेज़ी के साथ रिकवरी की है निश्चित तौर पर वो सराहनीय है और उसकी सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो शेयर का अगर सूचकांक माना जाता है अर्थव्यवस्था का, तो निश्चित तौर पर वो पहले से बेहतर हो गया है एक साल के भीतर। जहां पर पिछले साल था वहां से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जबकि अनुमान ये लगाए जा रहे थे कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से लॉकडाउन लगे थे उसके बाद तमाम जो आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई थी, उत्पादन रुक गए थे, लोगों के कंजप्शन पर भी असर पड़ा था, उसके बावजूद अगर इतनी अच्छी रिकवरी होती है निश्चित तौर पर ये बेहद सराहनीय है और ये आगे के विकास को भी दर्शाती है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में जो ग्रोथ रेट भारत प्राप्त कर सकता है वो 8.1 के लगभग हो सकती है। अब ये जो बयान है ग्रोथ रेट को लेकर निश्चित तौर पर ये नींद उड़ाएगा राहुल गांधी, चिदम्बरम जैसे लोगों की, जो ये मानकर चल रहे थे कि भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन अब भारत के बारे में जो IMF कह रहा है, जो बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, वो इन लोगों की नींद उड़ाने के लिए
काफ़ी है, क्योंकि 8.8 या 8.1 की जो ग्रोथ रेट है ये तो जो सामान्य स्थितियां होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन लॉकडाउन के बाद 3 लॉकडाउन और बहुत लंबे कार्यकाल के लिए, बहुत लंबे अंतराल के लिए जो लॉकडाउन लगे, उसके बाद अगर IMF के इकोनॉमिस्ट और चीफ इकोनॉमिस्ट या जो उसके चीफ हैं वो ऐसी अगर भविष्यवाणी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो आने वाला समय है वो बेहतरीन होने वाला है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जैसे लोग जब भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था उस समय तमाम तरीके की बातें कहते थे और उस सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी नीतियों को दोषी ठहरा रहे थे, जबकि वो लोग भूल जाते थे कि पूरी दुनिया में पिछले साल के दौरान जिस तरीके की मंदी देखने को मिली थी, जिस तरीके का इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिला था, उसका असर भारत पर निश्चित तौर पर पड़ना था। क्योंकि आज ये जो ग्लोबलाइजेशन का युग है इसमें पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पर देखी जाती है और उसमें एक देश के असर को दूसरे देशों पर भी आसानी से पड़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन भारत के जो तथाकथित अर्थशास्त्री थे, तथाकथित वित्त मंत्री जैसे पदों पर रहने वाले जो अनर्थशास्त्रियों के चेले थे, वो लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि इसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नहीं बल्कि भारतीय नीतियों का दोष है। लेकिन अब जब ये पलट कर अर्थव्यवस्था दोबारा से ऊपर चढ़ने लगी है, उस पर ये लोग तारीफ नहीं करेंगे। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर आपको कुछ कमी नज़र आती है उसकी आप आलोचना करिए, और अगर कोई अच्छाई नज़र आती है जिसकी तारीफ दुनिया करती है उसके बाद आपको भी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन भारत में इस तरीके की राजनीति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर विपक्ष वाले लोग आप कितना भी अच्छा काम कर लें उसकी तारीफ नहीं कर सकते, उसकी बुराई ही करेंगे और उस अच्छाई के लिए भी किसी अन्य को उसका श्रेय दे देंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। अब जो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने तमाम विस्तार से चीज़ों को बता दिया है और ये कह दिया है, और इसको लेकर एक और चीज़ यहाँ पर उल्लेखनीय है कि किस तरीके से एक भारत की अर्थशास्त्री IMF में थी, उन्होंने 1 सितंबर में बयान दे दिया था, उसमें कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था माइनस में जा सकती है। इसको भी काफ़ी ज़्यादा तूल दिया गया भारत में। लेकिन अब जब IMF की चीफ ने कहा है, IMF की चीफ कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है, GDP का जो ग्रोथ रेट है 2021 के साल में 8.8 तक हो सकता है, उस स्थिति में क्या ये सारे लोग उन पुरानी बातों को झुटलाकर ये कहने की हिम्मत दिखा पाएंगे कि हाँ अब भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के रास्ते पर दोबारा से चल पड़ी है। एक जो झटका लगा था लॉकडाउन की वजह से, अनलॉक की वजह से, उस झटके से हम उबर चुके हैं और भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। लेकिन ऐसा ये कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक ये जनता को बरगलाएंगे नहीं, झूठ नहीं परोसेंगे, तब तक इनकी दुकानें नहीं चल सकती है, इनकी राजनीति नहीं चल सकती है। लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पहले भी नहीं पड़ता था। हम जैसे जो लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, वो अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो द्योतक है असली ज़िंदगी में दिखता है, और अगर असली ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आया है। और जिस तरीके से कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई थी, पूरी दुनिया में ये भय था कि इससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। कई देशों में बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए, लेकिन भारत जिसकी जनसंख्या दुनिया का 6वां हिस्सा थी, वहाँ पर इस बीमारी ने उतना असर नहीं दिखाया। और इस सब के लिए भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया, या उनका सहयोग करने वाले जो फ्रंटलाइनर्स थे, उसके साथ साथ जो पॉलिसी मेकर थे, वो भी इस सब के लिए एक तरीके से श्रेय के पात्र हैं। क्योंकि ये जो योजना होती है, योजना से सब कुछ चलता है, और जो हौसला देश का नेतृत्व देता है उसका भी काफ़ी ज़्यादा असर जनता पर पड़ता है। जिस तरीके से हमारे आयुर्वेद की जो पुरानी परंपराएं थी, उन्होंने भी काफ़ी लोगों को इसमें मदद की, उनकी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम किया, और उसी का नतीजा है कि आज भारत जिस तरीके से रिकवरी रेट के मामले में दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर है, और जो विकसित देश हुआ करते थे, जिनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं थी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हुआ करती थी, उनमें मौतों का आंकड़ा और लोगों के बीमारी का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा रहा जनसंख्या के अनुपात में। जी हाँ,
इन आंकड़ों का विश्लेषण करते समय इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जनसंख्या के अनुपात में ये जो मौतें हैं या रिकवरी रेट है कितना है। चूँकि अगर कम जनसंख्या पर रिकवरी रेट ज़्यादा लोगों का हुआ है, लेकिन जनसंख्या के आनुपातिक रूप से देखने पर भारत इसमें नंबर 1 कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में जो रिकवरी रेट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रहा अगर व्यक्तियों की संख्या के मामले में देखा जाए। और इसी बात की जो प्रशंसा की है IMF ने इस पूरे मामले में भारत को श्रेय दिया है और उन्होंने कहा कि भारत की वजह से दुनिया के अन्य देशों को भी इससे प्रेरणा मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते की वजह से आज भारत फिर से तरक्की के रास्ते पर वापस आ गया है। तमाम जो दावे किए गए थे, तमाम जो आकलन किए गए थे, तमाम जो प्रोजेक्शंस किए गए थे, जो अनुमान लगाए गए थे या जो आशंकाएं बताई गई थी, उन सभी आशंकाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और ये बहुत बड़ा एक समाचार हो सकता है, चूँकि अभी जिस तरीके से बातें हो रही थी, तमाम देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनकी GDP ग्रोथ रेट माइनस में चली गई थी, भारत की ग्रोथ रेट भी काफ़ी गिर गई थी, आधे के स्तर पर आ गई थी। लेकिन उससे फिर से डबल होने की बात अगर कोई कर रहा है, और वो मामूली व्यक्ति नहीं है, वो एक इंडियन मॉनेटरी जो फंड है IMF है उसकी चेयरमैन है और बड़ी इकोनॉमिस्ट है, अगर वो इसको कह रही है निश्चित तौर पर उसका मायना है। और जहाँ तक कृषि कानूनों को लेकर बात है तो उस पर उनके प्रवक्ता राइस गैरी ने जो कहा है उस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लोगों को, खासकर किसानों को अब ये समझना चाहिए कि भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सच नहीं बोलती हैं, बल्कि वो मतलब के हिस्से की बात करती है, वो अपने हिस्से का झूठ बोलकर बच जाते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वो मुंह छुपा लेते हैं। उन्होंने जिस तरीके से किसानों को बरगलाने की कोशिश की है, किसानों को ये दिखाने की कोशिश की है कि उससे उनको नुकसान होना है, लेकिन इस बात को अब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक संस्थाएं भी मान रही हैं कि भारत में जो बदलाव हुए हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के लोगों के लिए सुनहरे भविष्य का एक पूरा का पूरा प्रस्ताव लेकर आए हैं। जय हिंद, जय भारत।